मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टेटनस। टेटनस के बारे में हर किसी ने सुना होगा, हर घर में बात होती है कि यदि कहीं चोट लग जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये टेटनस का इंजेक्शन लगवाना क्यों जरूरी होता है। पूरा डिटेल हिस्ट्री आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा और इसके बारे में जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जो सिखा रही हूँ, जो पढ़ाऊंगी, इसको आपको क्या करना है कि इसकी अवेयरनेस मतलब इसकी जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलानी है। आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आपकी बनती है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाया जा सके, ताकि इस प्रॉब्लम से इसको समझा जा सके कि ये प्रॉब्लम जो है वो कितना डेंजरस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बीमारी के डिजीज के इंट्रोडक्शन। ये डिजीज जो होता है, ये टेटनस डिजीज को हम जॉ लॉक डिजीज भी कहते हैं। जॉ लॉक यानी कि जो जबड़ा है इसका लॉक हो जाना, ठीक है, इसको जॉ लॉक डिजीज भी कहा जाता है, या इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में यदि टेटनस बीमारी हो जाती है तो जो पेशेंट होता है उसका शरीर जो होता है वो धनुष की तरह से बन जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। और जॉ लॉक हो जाता है, इस वजह से इसको जॉ लॉक बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो बीमारी होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, कुछ वायरस से फैलने होने वाले डिजीज होते हैं और कुछ होते हैं फंजाई से फैलने वाले डिजीज, ठीक है, कुछ पैरासाइट से होने वाले डिजीज होते हैं। तो अलग अलग तरीके के डिजीज होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डिजीज है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये टेटनस की बीमारी होती है। अब ये बैक्टीरिया आया कहाँ से, रहता कहाँ है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर के अंदर ही ये बैक्टीरिया रहता है। उन एनिमल्स के शरीर के अंदर रहता है, बट उनको ये कोई ना तो उनको कोई ये नुकसान देता है, ना तो उनसे इसको कोई प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, बट इसको रहने की जगह कहा जाएगा, इसका घर, इसका जो हैबिटेट होता है, जो घर होता है, वो एनिमल्स के शरीर के अंदर जो उनका पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, यानी कि भोजन जहाँ से डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद स्टोरेज मटेरियल को जहाँ से मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जहाँ से शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस पूरे ट्रैक में, उस रास्ते में, यानी कि उसके पेट के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब कौन सा एनिमल है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया हॉर्स यानी कि घोड़ा। ठीक है, जो हॉर्स होता है, इस हॉर्स के शरीर के अंदर यहाँ पर यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब यही हुआ कि खाना जहां पचता है, डाइजेशन जहां पर होता है, वहीं पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वहीं ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पर है वो जहां भोजन का डाइजेशन हो रहा है, तो जब ये एनिमल अपना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जिसको हम एक्सक्रीटरी मटेरियल कहेंगे, यानी कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो बेकार मटेरियल हो गया उसको जब शरीर से ये बाहर निकालेगा, ठीक है, जैसे ये हॉर्स है तो हॉर्स का यहाँ पर जो गोबर होता है यानी कि हॉर्स डंग, ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो इसमें ही इस बैक्टीरिया के क्या पाए जाएंगे, इसमें इसके स्पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, है ना, ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर है और ये क्या बनाते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और वो स्पोर जो होता है उन एनिमल्स के डंग के साथ ही क्या हो गया, शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बाहर आ गया है मिट्टी में, अब यहाँ से क्या होगा, ये स्प्रेड होगा यानी कि फैलेगा। अब मिट्टी में वहां पर जहां वो गोबर है उसमें बहुत सारे हैं, धीरे धीरे वो गोबर सूखता जाएगा तो वो इधर से उधर पैरों से लग करके और जैसे तैसे मिट्टी इधर से उधर गया है ना। अब ये जो है, अब इसका जो ये हॉर्स डंग है, ये जहां था, ठीक है, वहां से ये दूर दूर तक फैल गया, किसी के पैरों से होकर काफी दूर दूर तक ये चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है पूरा मिट्टी में, यहाँ से वहां तक दूर दूर तक ये क्या हो गया, फैल गया, है ना। इस तरीके से इसका फैला हुआ, कौन क्या फैला, स्पोर। स्पोर कहाँ से आया, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया कहाँ था, इस हॉर्स की बॉडी के अंदर था। ठीक है, आपको समझ में आ गई इतनी बातें। अब ये जो यहाँ पर ये स्पोर आया है, ये स्पोर को हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है। देखिए, ये स्पोर जो होता है ये इसके ऊपर में एक ये सिस्ट के फॉर्म में होता है, यानी कि एक ये इसने प्रोटेक्टिव, ठीक है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर और उसके अंदर ये स्पोर छुपा हुआ है। ठीक है, तो स्पोर जो होता है वो समझ लीजिए कि पूरा सुरक्षा कवच के अंदर है। तो अब इस हर एक सुरक्षा कवच के अंदर यहाँ पर स्पोर पाया जाता है, यानी कि ये सिस्ट के फॉर्म में होता है। ओके, सबसे ताज्जुब की और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये स्पोर बाहर एनवायरनमेंट में आ गया और ये 60
इयर्स से ज्यादा यानी 60 साल से भी ज्यादा टाइम तक बिना कुछ खाए पिए आराम से ये रह सकता है इस मिट्टी में। ठीक है, जहां ये फैला ना मिट्टी में बाहर आ गया, वहां ये आराम से 60 साल तक बिना कुछ खाए पिए ये रह सकता है, जिंदा रहेगा, इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आराम से ये पड़ा हुआ है और इंतजार करेगा कि कब अब ये इंसानों के शरीर के अंदर जाए। ठीक है, जब शरीर के अंदर जाएगा तो अब ये क्या करेगा, अब ये अपना दिखाना, अभी तो आराम से सोया हुआ है। ठीक है, उठेगा कब, जब ये जाएगा इंसानों के शरीर के अंदर, तब ये उठता है और फिर ये दिखाना शुरू करता है अपना, ये भयानक जो रूप है ना ये लेके आता है इंसानों के शरीर के अंदर जब आता है तब। ठीक है, तो ये उसमें आराम से पड़ा हुआ है 60 ईयर्स या उससे भी लंबे टाइम तक ये पड़ा रहेगा, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ओके, अब ये जो हमारा स्पोर होता है, ठीक है, ये स्पोर, इस स्पोर से, ये स्पोर जो होता है, इस स्पोर से ही क्या बनेगा बाद में जाकर के, इससे बनता है बैक्टीरिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया ने क्या किया है कि बहुत सारे सीड, यानी कि जैसे कि एक पेड़ है ना, फल है, उसमें फल लगे हुए हैं, वो फलों के बीज के थ्रू क्या करता है वो पेड़ कि अपने जैसे पेड़ बहुत सारे वो बना सकता है, अपने जैसे बहुत सारे ट्रीज बना सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सीड यानी कि बीज है वो, तो बहुत सारे सीड इसके अंदर इसने छोड़ दिए हैं। ये जब स्पोर यहाँ से, जब ये सिस्ट, ये सब पैकेट खुलेगा और ये स्पोर जब यहाँ से बाहर आएगा तो क्या होगा, ये स्पोर क्या बनाएगा, ये स्पोर अगेन ये क्या बनाने वाला है, बैक्टीरिया। ये बड़ा होगा, ग्रो करेगा, इसको एनवायरनमेंट मिलेगा और ये क्या बनाएगा, बैक्टीरिया बनाएगा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पोर क्या बनाता है, बैक्टीरिया, वापस वही बैक्टीरिया बनाएगा जो बैक्टीरिया यहाँ शरीर के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अब हम इन बैक्टीरिया के कैरेक्टर की बात करते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो इन बैक्टीरिया के कैरेक्टर की अगर बात करेंगे जिनसे हो रहा है टिटनस की बीमारी, ये होते हैं एनाइरोबिक। एनाइरोबिक का मतलब होता है बच्चों कि ये इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनाइरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, रिएक्शन के लिए, अपने फंक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और एनाइरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये बैक्टीरिया एनाइरोबिक होता है। सेकेंड नंबर पर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, यानी कि अगर किसी को टिटनस बीमारी हो गई है तो उसकी जब जांच की जाएगी लैब में और जब वहां पे स्लाइड बनेगी तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया को जब वहां पे स्टेन किया जाता है तो बैक्टीरिया दिखाई देगा पर्पल कलर में, यानी कि इसको स्टेन किया गया ना तो इसने कलर ले लिया, ये पर्पल कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और चूंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इस वजह से ये क्या होगा, डेंजरस होता है। ठीक है, इसका अगर हम शेप देखते हैं इस बैक्टीरिया का, दिखता कैसा है, तो ये रॉड की तरह दिखता है ना, इस वजह से इसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। और रॉड शेप बैक्टीरिया को बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाता है बैसिकल। ठीक है, तो सॉरी बैसिलस है ना, तो ये बैसिलस बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब दिखता कैसा है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि रॉड शेप रहेगा और कैसा रहेगा, ऐसा लगता है जैसे टेनिस है ना, जो रैकेट होता है ना बैडमिंटन खेलने वाला, उसकी तरह से यहाँ पे इसमें डंडी लगी होती है और यहाँ पे इस तरीके है ना, तो ये इस तरीके के शेप में होता है रॉड शेप में। और ये क्या करेगा, एक एक बैक्टीरिया बहुत बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं। अब ये बैक्टीरिया थे और इन्होंने बाहर ही इसमें हॉर्स रंग में बाहर क्या आया, बाहर बैक्टीरिया नहीं आया है, बाहर बैक्टीरिया का क्या आया है, उसका स्पोर आया है। ठीक है, तो एक एक बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बहुत बहुत सारे क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। तो स्पोर फॉर्म कर सकते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल का एक लेयर पाया जाता है। कैप्सूल का लेयर आप समझिए कि जैसे अभी मैं हूं, मैं अपने ऊपर अगर कंबल से अपने आप को कवर कर लेती हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल का एक कवर होता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सुरक्षा देता है। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच नहीं होती है। तो ये हमने देखा कि बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं जो बैक्टीरिया इन एनिमल्स के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब बाहर क्या आया है, बाहर आया है ये स्पोर यानी कि सिस्ट। मैंने आपको बताया कि ये सिस्ट जो होता है, ये सिस्ट क्या है, ये इसमें से कॉरिल बाहर हटेगी तो ये सिस्ट स्पोर उसमें से बाहर आ जाएगा और स्पोर बाहर आ जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, ग्रो करके वैसे ही अपने पेरेंट्स जैसे बहुत सारे क्या बनाएगा, ये बैक्टीरिया बनाएगा। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन कॉज, है ना, जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के होने का कारण क्या होता है कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर आ सकता है ना। तो इन्फेक्शन का कॉज देखिए, मान लीजिए कि ये कोई है, ठीक है, कोई पर्सन है, अब ये पर्सन अगर जा रहा है, ठीक है, और आयरन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, घर में ही हम चलते हैं बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। अब यहाँ पे कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके ऊपर जंग लगा है, ठीक है, ये आयरन ऑब्जेक्ट है और इस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। तो जो ऐसी जगहें होती हैं, जो ये स्पोर है ना, अब ये स्पोर यहाँ से क्या हो गए, फैल गया,
मैंने लिखा है ना स्प्रेड इन सॉइल, ये पूरे मिट्टी में फैल जाते हैं और फैलने के बाद इनका भी कुछ अपना पोजीशन होता है कि यहाँ पर ये ज्यादा पाए जाएंगे। जो पोजीशन है कि कहाँ पर इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि संभावना कहाँ कहाँ पर ज्यादा होती है, वो सारे संभावना वाले स्पेस यहाँ पे मैंने ये मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ ये पाए जाते हैं। तो पहला हो गया इसमें रहने की संभावना आयरन ऑब्जेक्ट, कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट है जहां पर कि खुला बाहर पड़ा हुआ है, मॉइस्चर उसने लिया, उसमें जंग लग गया, तो जंग लगे हुए जगह पे अब इस यहाँ पर हो सकता है कि इसके बहुत सारे स्पोर वहां पर मौजूद हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं। दूसरा, कोई भी अगर डर्टी प्लेस है ना, गंदा, जैसे नाली वाली है, ठीक है, वहां पर अगर कोई, अब यहाँ से देखिए अगर इंसान को इसको कट लगा, ये कोई पर्सन है जा रहा है, अगर इससे इसको कट लगता है, ठीक है, तो स्पोर तो वहां पर, अब इसको क्या हो गया, कट लगा मतलब ये घाव बन गया, वुंड बन गया, अब ये स्पोर जो होंगे वो वहां से ब्लड, कट लगेगा, घाव रहेगा, यानी कि क्या हो गया, ओपन, हमारी स्किन जब तक ये क्लोज है तब तक इसके अंदर एंटर करना मुमकिन नहीं है ना, कैसे एंटर करेंगे, एंटर करने की कोई जगह नहीं है ना, पूरा पैकेट क्या है, एकदम ये पैकअप है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कट कहीं लग जाता है तो ये क्या हो गया, रास्ता बन गया, ओपन हो गया ये, ठीक है, ओपन हो गया तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, अब यहाँ से ये स्पोर भी क्या हो सकते हैं, अंदर एंटर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से कट लगता है, कोई घाव होता है, तो वहां से ये स्पोर क्या हो जाएंगे, शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे। कोई डर्टी प्लेस है और वहां जा रहे हैं, अचानक से गिरे और चोट लग गया पैर में, तो यहाँ पर भी, इस जगह पर भी इन स्पोर के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां से भी क्या हो जाएंगे, शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे। मिट्टी में अगर खेल रहे हैं और मिट्टी में अचानक से मान लो कि पत्थर ही है ना, गिरे, चोट लग गया, पत्थर से घाव बन गया और उस मिट्टी के अंदर ये स्पोर यहाँ पर मौजूद थे, तो वो क्या करेंगे, वो वहां से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि केवल लोहे से कट लगेगा तभी टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, ऐसा नहीं है। आप देख ही रहे हैं ना कि वो मिट्टी में ही तो आया, मिट्टी के थ्रू अब ये जगह जहाँ का ये फैल रहा है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी सभी जगहों पर कहीं भी अगर कट लगता है ना तो इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। तो अब ये सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में ये स्पोर मौजूद हो सकते हैं, यहाँ से शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे। या अगर कहीं एनिमल डंग है, मैंने बताया भी आपको, जैसे एनिमल डंग जहाँ ज्यादा रहता है वहां तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उस मिट्टी में उस जगह पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब चल रहे हैं, गिर गए और घुटना छिल गया, वहां पे चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां से तो बहुत आराम से क्या होंगे, ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि उस जगह पे इनके पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है कि जब पहले, अब तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, कम लगभग ना के बराबर, पहले हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन वगैरह होता था ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता था उन इंस्ट्रूमेंट को अगर प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं किया गया है तो उसमें भी क्या होता था कि ये स्पोर वहां पर मौजूद होते थे और ये एक के शरीर से उस इंस्ट्रूमेंट को हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया ऑपरेट करने के लिए, तो ये वहां से एक से दूसरे में ये प्रवेश कर जाते थे, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल भी एक जगह था जहां से कि ऑपरेशन थिएटर जैसे है वहां से भी इंफेक्शन होने के चांसेस रहते थे, ठीक है। अब हालांकि ये चीज लगभग ना के बराबर है क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है हॉस्पिटल में। तो अब आपने ये देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि इन्फेक्शन का कॉज क्या होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं आईपी, यानी कि आईपी का मतलब होता है कि इनके फैलने का ड्यूरेशन क्या होता है। अगर ये स्पोर शरीर के अंदर आ गए हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा, मान लो कि खेल रहे थे ग्राउंड में है ना, गिर गए और चोट लग गया, ब्लीडिंग भी हुआ था, ठीक है, मिट्टी लग गई थी, उसको साफ ऑफ किया और दवा लगा लिया, ठीक हो गया, ठीक है। अब अब जैसे कंफ्यूजन है, ठीक है, कि ये स्पोर शरीर के अंदर प्रवेश किया है या नहीं किया है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है या नहीं लगवाना है, ठीक है। और अगर ये शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो मन में ये क्वेश्चन उठेगा ना कि फिर लक्षण कब तक दिखाई देंगे। तो जो वो लक्षण दिखाई देते हैं ना, कब तक लक्षण दिखाई देंगे, उसी को बोला जाता है आईटी। तो इनके लक्षण दिखने के, सिम्टम्स आने के, अगर ये शरीर के अंदर आ चुके हैं तो 4 से 4 to 21 डेज है ना, 4 से लेकर के 21 दिन के अंदर पता पड़ जाएगा कि शरीर के अंदर ये है, आ चुके हैं या नहीं, यानी कि टिटनेस बीमारी लग चुकी है या नहीं, ये पता पड़ जाता है, ठीक है। तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं अभी बताएंगे। तो 4 to 21 डेज लगता है इनको सिम्टम्स को शो करने में, लक्षण को दिखाने में, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंटर से लेकर के, है ना, और सिम्टम्स तक के आने का जो समय होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसी को हम कहते हैं आईपी, ठीक है ना। ये आईपी कहलाता है, यानी कि जो जिसकी वैल्यू क्या होती है 4 to 21 डेज, 4 से लेकर के 21 दिन में ये फैल सकता है, ये चीजें, ये ड्यूरेशन कवर कर सकता है, ओके। अब सिम्टम्स, अगर ये बैक्टीरिया अंदर शरीर के आ गया है और लक्षण दिख रहा है टिटनेस का, तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे जिससे हम ये पता करेंगे कि क्या ये बीमारी वाकई टिटनेस है
और हमको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो पहला लक्षण क्या दिखेगा, जो कि इसका नाम है, क्या नाम है इसका, जॉ लॉक, है ना। जो ये जॉ है, जबड़े, पहले यहाँ पर ये लॉक होना शुरू हो जाएंगे। लॉक होने का मतलब कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा ना कि इसको आराम से मूवमेंट किया जा सके, है ना, मूवमेंट ऐसे क्लोज हो जाएगा, आपको बहुत तेजी से खिंचाओ, आप इसको ना, इसको ऐसे जिसको जिसका जॉ लॉक हो जाता है वो इसको मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये मसल्स जो होंगे ये क्या हो जाते हैं, एकदम से अपनी जगह पे जो जैसे है ना वैसे वैसे फिक्स हो जाएंगे, एकदम ये फिक्स हो जाएंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा, आप इसको घुमा फिरा नहीं सकते, है ना। पहला ये कैरेक्टर दिखाई देगा। दूसरा क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब ये चीज एकदम बंद हो जाता है, ठीक है। और अंदर के भी मसल्स है ना, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए हैं बट रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पर भी मसल्स क्या होते जा रहे हैं, एकदम टफ होते जा रहे हैं, टाइट होते जा रहे हैं, तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। पहले ये जब जो है ये लॉक हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। उसके बाद नेक बिकम स्टिफ, अब धीरे धीरे ये जो नेक है आराम से एक नॉर्मल इंसान इजीली इसको घुमा सकता है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, एकदम यूं, ठीक है ना, तो ये हिल रहा है न ये हिल रहा है, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि डिफिकल्टी इन द सॉलो, अब जब ये जॉ ही जब यहाँ पर लॉक है, अंदर की मसल्स भी काम नहीं कर रहे, मसल्स का काम होता है रिलैक्सेशन, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो आराम से नॉर्मल कंडीशन रहते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुके हैं बट रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, तो हम कोई भी चीज निगलने में यहाँ से दिक्कत आएगी, यानी कि खाना पानी भी बंद, ठीक है। जब हम कोई चीज निगल नहीं सकते तो क्या होगा, फीवर होगा, वीकनेस होगा, और क्या होगा, वेट लॉस होगा, है ना, फीवर, बुखार होगा। जाहिर सी बात है कि स्पोर अंदर आए हैं तो बॉडी का टेम्परेचर तो शरीर अपने आप ही बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, शरीर टेम्परेचर वो बढ़ा कर की कोशिश कर रहा है आपको बचाने की, शरीर की तरफ से भी कोशिश चल रही है आपको बचाने की, कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आ चुका है, शरीर के अंदर बाहर से कुछ आ चुका है और उसको क्या करना है, उसको किल करना है, इसलिए बाहर का अंदर शरीर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ाओ, हो सकता है वो टेम्परेचर से किल हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से फीवर आ जाता है, और खाना नहीं खा रहे हैं तो वीकनेस आ जाता है, वीकनेस आ गई है तो वेट लॉस होता है, यानी कि धीरे 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 बहुत ही कमजोरी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, धनुष टंकार बीमारी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, शरीर जो होता है बच्चों ये इस तरीके का धनुष की तरह से बन जाता है, यानी कि जो हड्डी है ना, ये हड्डी बिल्कुल मतलब जैसे मसल्स जो है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही ये मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो शरीर जो है वो अकड़ करके, जैसे किसी को बेड पे ऐसे लेटाया गया है ना, तो उसका शरीर बिल्कुल यूं धनुष की तरह से बन जाता है एकदम, और काफी मतलब शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा, शरीर बिल्कुल अकड़ गया है ना, तो वो ऐसे धनुष की तरह से उसका शरीर बन जाता है, इसलिए इसको बॉडी यानी कि स्टिफ हो गई है ना, एक ही पोजीशन में बॉडी ऐसे ही टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, और बॉडी जो शरीर टाइट होते 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 एक ही पोजीशन में बिल्कुल यूं अकड़ गया है ना, तो इसलिए इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फेशियल मसल्स, अब मैंने आपको बताया कि ये लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ के जो मसल्स होंगे, मसल्स भी काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मसल्स में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो नहीं रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, और जो इंसान है ना वो आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि हंस रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके दोनों दांत यूं हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पोजीशन में ऐसे, बहुत बुरी लग रही हूँ बट होता यही है ना, इस पोजीशन में ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, वो हंस नहीं रहा है, वो बिल्कुल क्या होता है कि एकदम जाम हो गया ना, एकदम ये जो है वो ऐसे के ऐसे पोजीशन में ना हिला सकता है, इसको हिला नहीं सकता, कुछ भी नहीं ऐसे कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये आपने देखा सिम्टम्स है ना, ये सारे सिम्टम्स हमको 4 to 21 डेज में दिखने शुरू हो जाएंगे, और ये जो मैंने आपको बताया वो हमारा 5 नंबर का जो है, ये 6 नंबर का है, ये सब चीजें जो है ये इसका मतलब जब क्रिटिकल कंडीशन आने लगती है तब का ये है। स्टार्टिंग में तो फिर भी थोड़ा सा यूं दिखेगा, अच्छा गर्दन ऐसे हो रहा है, लेकिन धीरे 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 शरीर में बहुत ही जल्दी ये इतने खतरनाक सिम्टम्स हमको दिखने लगेंगे, यानी कि ये काफी डेंजरस पोजिशन में आ रहा है पेशेंट। ओके, अब हम देखेंगे रीजन कि ये ऐसा हुआ क्यों, है ना, ये जॉ लॉक क्यों हो गया, ठीक है, ये शरीर ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हंस रहा है, बिल्कुल ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो रीजन के लिए आते हैं, आप देखिए सबसे पहले ये स्पोर क्या होगा, शरीर के अंदर एंटर करेगा, है ना, ये स्पोर मिट्टी में था और शरीर के अंदर कट लगा, उसको रास्ता मिला, वो शरीर के अंदर एंटर किया। एंटर करने की और भी तो जगह हैं, आप कहेंगे कि अगर वो कोई बच्चा अगर मिट्टी उठा करके और खा लेता है तो मिट्टी उठा के खा लेगा तो भी स्पोर क्या हो जाएंगे, अंदर एंटर तो करेंगे, लेकिन वो अंदर कहाँ एंटर कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, क्या वो ब्लड में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप खा रहे हैं,
कोई चीज, मिट्टी खा रहे हैं, है ना, कितनी भी खतरनाक चीजें हम खा रहे हैं, तो वो जा कहाँ रहे हैं, ये सारे स्पोर बैक्टीरिया कहाँ जा रहे हैं, ये जाएंगे हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जाएंगे। स्टमक में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड होता है, एसिड होता है, एसिड, है ना, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप फर्श पे डाल दीजिए तो आप देखेंगे वहां पर मतलब कोई किसी लोहे पे डाल दी तो वो पिघल जाता है। तो आप सोचिए गैस्ट्रिक जूस में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इतना खतरनाक सा एसिड है, तो उन एसिड से क्या ये बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। बात पोजीशन की है कि वो एंटर कहां से करते हैं, यदि वो यहाँ से जैसे दरवाजे से अगर एंटर किए तो पक्का पिटेंगे, है ना, पीछे की खिड़की से अगर एंटर करते हैं तो फिर तो पता ही नहीं पड़ा कि कब वो अंदर आ गए, है ना। तो ये एंटर अगर हमारे मुंह से एंटर करते हैं, हमारे स्टमक में जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, तो पेट तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, है ना, डाइजेस्ट करके उसका कीमा बना करके उससे भी हमको जो है न्यूट्रिएंट्स दे देगा, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंटर कहाँ से किए, जहाँ कट लगा था ना ब्लड, अब मुंह को यहाँ से तो इसको तो पता ही नहीं है, कैसे ये उसको पहचानेगा, कैसे इसको उसको किल करेगा, है ना, वो तो ब्लड में डायरेक्ट एंटर हो गया, जहाँ कट लगा था वहां से ब्लड निकला था और वहीं से ये इसके स्पोर जो है वो अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर गए। तो यदि ये माउथ से एंटर करते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन वुंड यानी कि अगर घाव से एंटर करते हैं तब जाकर के ये काफी डेंजरस हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, देखिए स्पोर कहाँ एंटर किया, ब्लड में, कट लगा था ना ब्लड में, ब्लड से ये चला गया ब्लड वेसल्स में। ओके, ब्लड कहाँ बहता है, ब्लड एक पतली सी पाइप के अंदर बहता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अब ये ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, ब्लड से ब्लड वेसल्स में पहुंचेंगे, ब्लड वेसल से इनका डायरेक्ट अटैक किस पर होता है, आप ये देखिए, इनका डायरेक्ट अटैक होता है हमारे नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हम जो कुछ भी है, हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारे बोलने की कैपेसिटी, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा दिमाग, पूरा हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सब कुछ क्या है, कौन कंट्रोल करता है, सब नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, यानी पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनका अटैक किस पर होता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है। और फिर ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर आकर के, अब ये स्पोर, मैंने आपको बताया था ना, ये कैप्सूल जो है ये खुल जाएगा, ये हट गया और स्पोर क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या हो जाएगा, ये स्पोर ऐसे मतलब बड़ा होकर के क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया बन जाएगा। और बैक्टीरिया फिर क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है ना, संख्या बढ़ाने लगेगा। एक बैक्टीरिया यहाँ शरीर के अंदर आया, इसने बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए, यानी कि इसमें क्या होने लगता है, मल्टीप्लीकेशन होने लगता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब देख रहे हैं संख्या बढ़ रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ये भी क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करने लगता है, यानी कि अपनी संख्या को तेजी से इंक्रीज करने लगता है। तो पहले तो एक बैक्टीरिया बना, उस स्पोर से एक बैक्टीरिया बना और उसने फिर क्या किया कि बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन करने लगा। ओके, अब ये बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाता है, शरीर के अंदर कितने भी बैक्टीरिया हो जाए नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, एक खतरनाक, इस बैक्टीरिया में ये कुछ रिलीज करता है, ठीक है, एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से सलाइवा यानी कि लार निकालते हैं ना, जिससे पूरा वो जाल बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, टॉक्सिन मतलब जहरीला, कुछ जहरीला सब्सटेंस ये सीक्रेट करता है जो हमारे लिए जहरीला है, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, ये सब्सटेंस, टॉक्सिक खतरनाक सब्सटेंस, और उसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन, ठीक है, नाम क्या है, देखिए टिटेनोस्पाज्मिन, है ना। ये जो टिटेनोस्पाज्मिन जो ये मिला, क्या मिला हमको, टॉक्सिन सब्सटेंस मिला है, खतरनाक ये होता है, ये टॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है। और सारे मतलब जो भी टिटनेस की बीमारी हुई, अभी आपने देखा कि पूरा शरीर जो ये अकड़ गया, इस पूरे की जड़ कौन है, ये है टॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है ना। तो सारे समस्या की जड़ ये होता है टिटेनोस्पाज्मिन, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस है ये किस तरीके से करता क्या है, ये जिसकी वजह से इतना नुकसान हो जाता है। ओके, अब इसको हम आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ये नर्वस सिस्टम से ही मसल्स को, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और रिलैक्स होने के लिए इनको क्या मिलता है, मैसेज मिलता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया ना कि नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन लगे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं,
कोई मैसेज अगर आ रहा है तो बहुत सारे न्यूरॉन्स, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ एंड हुआ, वापस यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट, ये यहाँ पर एंड हुआ, वापस से यहाँ से तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट, ठीक है। और मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे को ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर होता है, तीसरे से चौथे को ट्रांसफर होता है, और जहां जरूरत होती है वहां ये पहुंच जाता है, ठीक है। जो टारगेट प्लेस होता है कि इस मैसेज को कहां पहुंचाना है तो वहां पर ये पहुंचता है। अब मैं सीधा सीधा अगर आपको बताऊं तो होता कुछ यूं है कि इस टॉक्सिन सब्सटेंस की वजह से हमारा जो मसल्स है, मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं बट हमारे मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते। मसल्स में दो प्रोसेस लगातार चलता है जिसके लिए मैसेज कि तुमको कब कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब तुमको रिलैक्स होना है, इसके लिए मैसेज कहां से आता है, मैसेज आता है हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है। और हो क्या रहा है कि नर्वस सिस्टम से मैसेज आ तो रहा था, है ना, मसल्स के लिए। मसल्स देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। हमारा हार्ट क्या है, वो भी तो मसल्स ही है। आपने देखा है ना कि हार्ट कैसे चलता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से हार्ट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। तो हार्ट भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हर जगह पूरा हमारा शरीर जो मसल से बना हुआ है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आराम से ये मूव करता रहता है, कोई ऐसे अकड़ने वाली बात नहीं आती, स्टिफ नहीं होता। लेकिन यदि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया हो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो वो हुआ हो बट वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। रिलैक्स का मतलब कि अब वो रेस्ट वाले कंडीशन में नहीं जा पा रहा है ना। हमारा हार्ट है वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ बट वो रिलैक्स वाले पोजीशन में नहीं जा पा रहा है, तो हार्ट क्या होगा, ऐसे कैसे ही रहेगा और लॉन्ग टाइम तक ऐसे रहने की वजह से पूरा धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर स्टिफनेस आती जाएगी, यानी कि वो अकड़ता जाएगा, ठीक है। अब ये रिलैक्स क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए रिलैक्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको रिलैक्स होने का मैसेज ही नहीं मिला। एक आपने गेम देखा है ना, गेम में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली ऐसे काम कर रहे हैं ना तो दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो क्या कहता है स्टॉप, तो हम जैसे रहते हैं वैसे के वैसे रुक जाते हैं, है ना। अब ऐसे रुके हुए हैं, अगर उसने मैसेज हमको नहीं दिया, वो बोलता है फ्री, तो ठीक है फिर ऐसे, है ना। फिर उसने मैसेज दिया स्टॉप, जैसे जो काम हम कर रहे थे वही के वही ऐसे रुक जाएंगे। बस यही चीज यहाँ पर भी होता है, मसल्स को भी मैसेज मिलता है कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स रिलैक्स हो गया। और मैसेज देने वाला कौन है, मैसेज देने वाला है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम पर अटैक किसने किया, बैक्टीरिया ने, जो एक यहाँ पे टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज किया, वो टॉक्सिन सब्सटेंस उसने क्या किया कि नर्वस सिस्टम पर ही अटैक किया। और अटैक करके किया क्या, उसने किया यूं कि एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो यहाँ पे ये जगह आपको दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे गैपिंग होती है, इस गैपिंग में एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है सिनैप्सिस, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनैप्सिस। तो यहाँ पर प्रोसेस सिनैप्सिस होता है, यानी कि यहाँ से मैसेज, देखिए यहाँ से मैसेज कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है। अब ये बहुत ही आगे डिटेल में इसको पढ़ा जाता है बट यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको नहीं बता रही हूँ, ये तो पूरा चैप्टर में पढ़ते हैं कि मैसेज ट्रांसफर कैसे होता है। यहाँ आपको मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं कि यहाँ पे जो गैपिंग है ना, आप इस गैपिंग को मान लो कि ये नदी है, ठीक है, नदी है ना। अब यहाँ से मैसेज आगे यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो नदी में क्या किया गया, कुछ नाव यहाँ पर तैर रहे हैं, है ना। इस नाव में क्या किया गया कि मैसेज को, जो मैसेज यहाँ से आ रहा था, यहाँ से मैसेज आ रहा है कि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और उस मैसेज को न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स के हवाले कर दिया जाता है और इन केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को बैठा दिया जाता है इस नाव में, और ये नाव चलते हुए कहाँ आ जाती है, इनके पास आ जाती है, ओके, यहाँ आ गई। और यहाँ से अब ये मैसेज की जो चीज यहाँ पे आ रहा था कि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, लेकिन यहाँ पे तो बीच में नदी आ गई। अब इस मैसेज को यहाँ कैसे पहुंचाया जाए, तो न्यूरोट्रांसमीटर को बैठा दिया गया नाव में और उसको बोला गया कि तुम जाकर के यहाँ बताओ। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आता है और यहाँ आगे बोलता है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अब यहाँ से मैसेज आगे की तरफ आता है तो आ जाएगा मसल्स में कि हाँ मसल्स रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि यहाँ का बीच का जो ये प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से नाव से और यहाँ तक का आना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनैप्सिस। ये सिनैप्सिस का प्रोसेस ही यहाँ पर नहीं हो पाता है, किसकी वजह से, इस टॉक्सिन सब्सटेंस की वजह से। अब इसकी भी हिस्ट्री पीछे बहुत लंबा है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ ये जानते हैं कि इस टॉक्सिन सब्सटेंस की वजह से अब ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को
ट्रांसफर ही नहीं हो पाया, सिनेप्सिस प्रोसेस ही नहीं हो पाया, न्यूरोट्रांसमीटर यहीं कहीं रह गए, वो आगे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं इस केमिकल की वजह से। तो इस केमिकल की वजह से एक न्यूरॉन का मैसेज यहीं तक रुक गया है, आगे इसकी पूरी लाइन खराब है ना। हम कहेंगे कि भाई लाइट तो यहीं तक आ रही है, आगे पूरा बहुत दूर तक तो लाइट ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक यहाँ तक, यहाँ से फिर ना जो इलेक्ट्रिक जो लाइन है पूरी लाइन ही खराब है, तो लाइट आगे तक ट्रांसफर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही होता है, यहाँ तक तो मैसेज आ गया बट यहाँ से मैसेज आगे नहीं जाता है। अब ये मसल्स को पहले मैसेज मिल चुका था कॉन्ट्रैक्शन का कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, यानी कि सिकुड़ जाओ, ये सिकुड़ तो गए, लेकिन रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है गाबा और दूसरा होता है ग्लाइसिन। ये दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि इसको आकर के बताते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और ये दोनों इसमें नाव में बैठ करके ये इसमें आ ही नहीं पा रहे हैं, तो मसल्स तक मैसेज आता ही नहीं है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। तो मसल्स हमारा रिलैक्स नहीं हो रहा है। मसल्स क्या है, वैसे क्या वैसे कैसे, ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में ही पड़ा रहता है। अब अगर आपको बोला स्टॉप, आप ऐसे हैं, तो ऐसे कब तक आप रहेंगे, कब तक रहेंगे ऐसे, है ना। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे शरीर क्या होगा, एकदम अकड़ने लगेगा, होगा ना। ये नॉर्मली भी ऐसा होगा, एकदम शरीर अकड़ने लगेगा। बस यहाँ पर तो मसल्स, पूरे शरीर के अंदर की मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में है, वो रिलैक्स कंडीशन में आ नहीं है। इस वजह से क्या होता है, पूरा शरीर अकड़ने लगता है, शरीर जो है पूरा ऐसे धनुष की तरह से बन जाता है। ये क्या होता है, पूरा एकदम जबड़ा जो है वो ऐसे ऐसे जॉ जो है वो लॉक हो जाता है और एक जबरदस्त पेन होता है ना, तकलीफ शरीर के अंदर बहुत ही जबरदस्त पेन होता है, बहुत ही खतरनाक, फिर मेडिसिन देने पड़ते हैं, बहुत ही पावरफुल उसको एंटीबायोटिक देना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में जाती है। तो ये टिटनस बीमारी जो है ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। तो इतनी खतरनाक बीमारी से हमारे लिए बचाव क्या है ना, प्रिवेंशन की बात करें, बचाव की बात करें, तो आप क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। आप देखते हैं छोटे बच्चे जो हॉस्पिटल से जो मतलब बर्थ चाइल्ड होते हैं, जिनका जन्म हुआ है, उनका वहीं से क्या होता है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है ना। पूरा एक वैक्सीनेशन का चार्ट होता है कि आपको ये तब लगवाना है, ये ऐसे ऐसे से लगवाना है। तो वो जो उनका वैक्सीनेशन चार्ट होता है, सबसे पहली बात कि छोटे बच्चों का वो चीज़ फॉलो करना होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि कभी भी इनको चोट वगैरह कुछ भी ऐसा लगता है तो शरीर बचा लेगा, यानी कि ये इन्फेक्शन, टिटनेस का जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो वो कोर्स करना जरूरी होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, पहले प्रेग्नेंट लेडी के थ्रू भी उनको अगर चोट लगा तो उनके होने वाले बच्चे में भी ये खतरा बना रहता था कि उनको भी टेटनस हो सकता है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनके उस ड्यूरेशन में ही उनको 2 वैक्सीन लगाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर उनको भी और उनके बच्चे को भी, है ना, वो क्या किया जाता है, उससे उस खतरे से, टेटनस के वो जो डेंजरस जोन है वहां से उसको बचा लिया जाता है, उनको नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है, छोटा बच्चा, जिसने कि पहले अपना ये वैक्सीनेशन का कोर्स नहीं किया है। पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स देखेंगे तो छोटे बच्चों का बहुत लंबा वैक्सीनेशन का कोर्स होता है ना, 5 साल तक वैक्सीनेशन का कोर्स चलता रहता है, वो पूरा कोर्स करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बट अगर किसी वजह से नहीं कोर्स करवा पाए और बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, ठीक है, तो तब भी आप जब चाहें तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपना वैक्सीनेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। वो काफ़ी दिनों तक वैलिड होता है, आई थिंक 5 साल तक भी वैलिड होता है वो, है ना, कि वैक्सीनेशन का कोर्स, है ना। उसके बारे में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो मुझे जानकारी लेना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन का एडल्ट में जो कोर्स होता है वो कितना होता है, कौन कौन सी वैक्सीन लगानी होती है और वो, लेकिन लंबे टाइम तक वो एक्ट करता है। या फिर नॉर्मल कंडीशन में तो हम जो नॉर्मली जानते हैं, हम सभी जानते हैं, वो क्या है कि यदि चोट लगता है तो क्या करना पड़ता है, एक टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ठीक है। एक टेटनस का इंजेक्शन हमको इतने सारे खतरनाक चीज़ों से, मतलब जिससे जान चली जाती है। टेटनस की बीमारी जो होती है वो स्टार्टिंग में अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जान चली जाती है ना। तो इतने खतरनाक बीमारी से, और जान भी जा रही है तो यूं नहीं कि चलो बहुत आराम से मरे हैं, काफ़ी मतलब तड़पा तड़पा के मारने वाली जो बीमारी होती है, इन सारी बीमारियों से हमको बचा कौन सकता है, केवल एक वैक्सीन, है ना। तो कहीं भी अगर चोट लगता है तो अपने प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वैक्सीन लगा सकते हैं, जो हमने टीटी वैक्सीन लगाया जाता है ना, टेडवैक। तो ये हमने जब लगवा लिया तो ये वैक्सीन जो होता है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर फिर अगर आपको कहीं भी चोट लगता है तो आपको दोबारा से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो साल भर में 2 वैक्सीन लगा लीजिए और बिल्कुल सेफ है, कभी भी चोट लगता है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो आपने वैक्सीन लगाया, कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर वैक्सीन आपने लगा लिया, ठीक है, और आपको चोट लगा है, ठीक है, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर गलती से बाय मिस्टेक
आपने पहले तो वैक्सीन लगाया था, आपको ध्यान नहीं रहा कि कितने महीने हुए, और फिर वापस से आपने लगा लिया, बाद में पता पड़ा कि अरे अभी तो मेरे को 2 महीने पहले ही तो मैंने लगवाया था। तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है ना, कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने अगर 6 महीने के अंदर 2 लगा लिया तो वो नुकसान करेगा, इसका कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि यदि हो ही गया तो क्या करेंगे, तो अगर हमको 7 दिन के अंदर ही पता पड़ जाता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं और अगर पेशेंट अलर्ट है और फटाफट वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब उसके बचने की चांसेस होती है। और 7 डेज के अंदर अगर पहुंच जाता है तो उसको कुछ हाई एंटीबायोटिक दे करके उस चीज को, जो स्पोर्स और ये जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर बन गए हैं, इनको किल करने की हम कोशिश करते हैं। और ये इनको बैक्टीरिया के ड्यूरेशन को, जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन कर रहा था ना, अपनी संख्या बढ़ा रहा था, उसी दौरान एंटीबायोटिक दे करके इस बैक्टीरिया को ही मारना होता है। क्योंकि यदि इस बैक्टीरिया ने ये टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया, जब ये खतरनाक केमिकल अगर इसने ये रिलीज करना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी तेजी से शरीर के अंदर फैलेगा कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो 7 डेज के पहले ही, यानी कि बिफोर रिलीजिंग टॉक्सिन शरीर के अंदर, खतरनाक ये टॉक्सिन सब्सटेंस शरीर के अंदर आने से पहले ही अगर पता पड़ जाता है तो एंटीबायोटिक वगैरह देकर के उसको मारा जा सकता है। ठीक है, और जान बचाई जा सकती है। अदरवाइज इसका कुछ भी इलाज नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इंसान इतना उसको तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है कि बिल्कुल मतलब मौत भी काफी दर्दनाक और तड़प तड़प के वो इंसान मरता है। ठीक है ना, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, पहले बहुत ऐसा होता था कि मतलब ये बीमारी से काफी पहले पेशेंट देखे जाते थे, लेकिन अब बहुत ही कम, रेयरली कोई 1-2 पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर काम किया गया है ना। आप देख ही रहे हैं जैसे बच्चों के वैक्सीनेशन पे कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वैक्सीनेशन का कोर्स चलाया जाए, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के वैक्सीनेशन का कोर्स चलाया जाता है, फिर चोट लगती है उसके लिए अवेयरनेस फैलाया ही जाता है कि अगर चोट लगी है तो वहां पर आपको लगाने की टेड बैग लगवाने की जरूरत है। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में भी आप देखते हैं कोई भी सिरिंज अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है तो एक इंजेक्शन से 2 बार नहीं लगता है, बल्कि बार बार हर बार क्या होता है कि एक नई सिरिंज तुरंत आप देखेंगे आपके सामने फाड़ कर पॉलिथीन से एक नया निकालते हैं ना, तो एक नया पैक सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, उसमें भी काफ़ी सावधानी रखी जाती है। तो अब ये चीज़, और बार बार जो ड्रेसिंग की जाती है ना, कहीं अगर घाव हुआ है तो आप देखते हैं ना कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, घाव की बार बार ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अपर सरफेस ये खुला हुआ ओपन एरिया हो गया, क्योंकि स्किन तो हट चुकी है ना, तो स्किन ही तो अपनी सुरक्षा कवच है, स्किन हट गई है तो ये क्या हो गया है, ओपन हो गया है। तो अगर यहाँ से जर्म्स एंटर करेंगे, अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि इसको हम अच्छी तरीके से, इसको हम एंटीबायोटिक से इसको वॉश कर रहे हैं, तो जर्म्स यहीं के यहीं किल हो जाएंगे और शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो बार बार घाव की जो ड्रेसिंग होती है, ये सारी चीज़ें अब हमारा मेडिकल जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया है। तो इस वजह से अब इंडिया में तो ना के बराबर ही हमको देखने को मिलते हैं टेटनस के पेशेंट। बट ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, आगे कोई भी एक भी ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस मैसेज को अब स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने पेरेंट्स को बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये चैनल स्टैंड रहे, बना रहे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में, है ना। जॉन्डिस यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं, है ना हिंदी में उसको। तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया जो बीमारी होती है, ये कैसे होती है, कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।